अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ मैं 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ, पेपर 20 का। और ये जो सवाल है ये सिंगल एंट्री के टॉपिक से पर्टेन करता है। इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है। और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मिसिंग है, जो हमें खुद ढूंढनी है। तो अच्छा सवाल है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप फाइनल अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिंगल एंट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ इन्वेंट्रीज से रेलिवेंट भी आते हैं, कुछ इक्विपमेंट से भी रेलिवेंट आते हैं। तो इस सवाल को हम प्रैक्टिस करते हैं। इस सवाल में लिखा हुआ है, नैना रिटेलर डिड नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर हर बिजनेस। She has provided the following information for the year ending 30th September 2023। यानी कि इसने जो है वो प्रॉपर अकाउंटिंग के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करे हुए हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइडेड है, आपको दी हुई है। बैलेंसेस एट 1 अक्टूबर 2022, पहली अक्टूबर 2022 के कुछ बैलेंसेस हैं, यानी कि ओपनिंग साल खत्म हो रहा है 30 सितंबर वाले दिन। और ये जो बैलेंसेस दिए हैं ये ओपनिंग है, यानी कि जब साल शुरू हुआ तो इन्वेंट्री थी 12,080 की। नॉन करंट एसेट एट टेरिंग वैल्यू 22,180। अदर पेएबल जो कि लाइबिलिटी होती है 210। अदर रिसीवेबल इंश्योरेंस का 480। ट्रेड पेएबल 3840 और ट्रेड रिसीवेबल यानी कि मुझसे पैसा रिसीव करना है और उसकी वैल्यू 454। यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस आपके दिए। इसके बाद दिखता है समरी ऑफ बैंक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। आपको एक बैंक अकाउंट बनाकर दीजिए। अच्छा, आम हालात में बैंक अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर आता है, लेकिन इस स्पेसिफिक अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर आए। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक लायबिलिटी है, ये एक एसेट नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट में बैंक से मैंने पैसे जो है वो ज्यादा विथड्रॉ कर लिए होंगे पिछले सालों में और मेरे बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। फर्दर मैंने कुछ पेमेंट करी, कुछ इंश्योरेंस के पैसे पे करे, कुछ लाइट एंड हीट के पैसे पे करे, ड्राइंग यानी कि कुछ पैसे घर ले गया। और रिसीवेबल से जो पैसे आए और कुछ लॉन्गर एंड एसेट फीचर से जो पैसे आए और फिर क्लोजिंग बैलेंस वो भी एक लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस ब्रॉडन क्रेडिट साइड पर आने का मतलब ये है कि ये एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के तौर पर आए। इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल एट 30 सितंबर 2023। और इसमें बोलते हैं लेना है स्टार्टेड टू प्रिपेयर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। The following figures are available to transfer to the statement of profit or loss with no adjustment. Profit and loss account में for the year expenses क्या आते हैं और for the year expenses insurance, light and heat और loss and disposal वगैरह दिए। All sales are made at a markup of 25%। अच्छा, मार्कअप के लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो है। मार्कअप और मार्जिन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप लिखिएगा और यूट्यूब पे सर्च करना और आपके पास के साथ मेरी वीडियो आ जाएगी। मार्कअप 25% का मतलब ये है कि अगर कोई चीज मैं 100 की खरीदता हूँ तो उसमें 25 में मुनाफा ऐड करके 125 में बेचता हूँ। अगर मैं कोई चीज 200 की खरीदता हूँ तो उसमें 25% यानी कि 50 रुपए ऐड करके 250 में बेचता हूँ। ऑल चीजें परचेजिंग आर मेड ऑन क्रेडिट, जितनी भी सेल्स होती है यानी कि चीजें बेचता हूँ या खरीदारी करता हूँ वो सारी क्रेडिट पर है। Balance of trade receivables at 30th September 2023 was 3650। The closing balance दिया हुआ है। There were no addition to non-current assets during the year. All non-current assets are to be depreciated by 10% by annum using the depreciation levels method. Reda was unable to physically count the inventory at 30th September 2023. The inventory was valued at 15,400 on 4th of October। देखिए, कंपनी का साल खत्म हो गया 30 सितंबर 2023 वाले दिन और जब कंपनी का जिस दिन साल खत्म हो गया उस दिन के इन्वेंट्री की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए अगर मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। लेकिन उसके लिए किसी वजह कोई वजह होगी और किसी वजह की बुनियाद पर इस दिन इन्वेंट्री गिनी नहीं जा सकी। अलबत्ता 4 तारीख को 4 अक्टूबर से गिनी और 4 अक्टूबर को ये 14,400 थी। Between 1st October and 4th of October, sales were 3,400 and purchases were 1,855।
और फिर तीन रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट बड़ी मजेदार है, बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 30th September 2023। 30 सितंबर 2023 वाले दिन कंपनी के पास जो इन्वेंट्री होगी उसकी वैल्यू बताओ। अब ये बड़ी अच्छी एक रिक्वायरमेंट है, और ये इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए इसलिए क्योंकि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे, तो 30 सितंबर की इन्वेंट्री की वैल्यू हमें नीडेड होगी। बुलेट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि 4 अक्टूबर वाली वैल्यू 14,400। ठीक है। अब जरा मैं रिक्वायरमेंट के आप लोगों के साथ करता हूँ, अच्छी रिक्वायरमेंट है, और इसमें आप लोगों के पास जो है ना वो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8, इस पर आपका फोकस रहना चाहिए। देखिए मैं जरा यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ। 30 सितंबर 2023 वाले दिन जो इन्वेंट्री होगी कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन लेट से उस दिन जो इन्वेंट्री की वैल्यू होनी चाहिए वो मुझे मालूम चाहिए, मुझे नहीं पता ना। 30 सितंबर 2023 वाले दिन जो मेरे पास फिजिकली स्टॉक होना चाहिए उसकी मुझे वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, ड्यूरिंग 30 सितंबर 2023 टू 4 अक्टूबर 2023, ये जो 4 दिन थे, पहली दूसरी तीसरी और चौथी अक्टूबर, इसमें क्या है? पॉइंट नंबर 7 देखो। पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ था लेना वाज unable to physically count the inventory at 30th September 2023. The inventory was valued at 14,400 on 4th of October 2023. 4 अक्टूबर वाले दिन इन्वेंट्री जो है वो मेरे पास जो पड़ी थी वो 14,400 थी। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट 8 कहता है बिटवीन 1 अक्टूबर एंड 4 अक्टूबर सेल्स ईयर 2,400 एंड परचेज ईयर 1850। देखिए 30 सितंबर वाले दिन लेट से एक रूम है, इस रूम में कुछ सामान पड़ा हुआ है जिसका नाम है इन्वेंट्री। अब मैं अगर 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में अगर परचेजेस करूंगा, अगर खरीदारी करूंगा, अगर मजीद चीजें खरीदूंगा, तो जो 30 सितंबर वाले दिन इन्वेंट्री है उसमें इजाफा हो जाएगा। आप समझिए कि एक रूम है, 30 सितंबर वाले दिन उसमें 10 चीजें पड़ी। 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के बीच में आपने 5 और चीजें खरीदी, तो 10 के बजाय 15 चीजें हो जानी चाहिए 4 अक्टूबर से। यानी कि अगर 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 30 सितंबर वाली इन्वेंट्री मुझे पता होती तो उसमें मैं ऐड कर देता परचेजेस जो मैंने 30 सितंबर और 4 अक्टूबर के बीच में करी है। और अगर कोई सेल्स करी है तो जाहिर सेल्स करिए तो इन्वेंट्री गई होगी। तो अगर मैं इन्वेंट्री को माइनस कर दूं, यानी कि जो सेल्स करी है उसको माइनस कर दूं, तो मेरे पास आ जानी चाहिए 4 अक्टूबर वाले दिन की इन्वेंट्री। इस बात को अगर आप समझ गए ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। देखिए हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि 30 सितंबर वाले दिन क्या इन्वेंट्री थी, एक है ना। हमने जो इन्वेंट्री मजीद परचेज करी 30 सितंबर और 4 अक्टूबर के बीच में, उसकी वजह से 30 सितंबर की इन्वेंट्री में इजाफा होना चाहिए। परचेज का मतलब है खरीदारी, खरीदारी का मतलब ये है कि 30 सितंबर को जो माल पड़ा हुआ है 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के बीच में और माल आया तो उसमें इजाफा होना चाहिए। अगर 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के बीच में माल बेचा है, माल गया है, डिलीवरी हुई है, सामान जा रहा है, तो इन्वेंट्री कम होनी चाहिए। माइनस 20। और फिर जो माल बच गया 4 अक्टूबर वाले दिन, ये हमें पता है। इस इक्वेशन को जरा समझे हम। ये इसको यूं भी लिख सकते हैं, स्टॉक एट 30 सितंबर 2023 प्लस परचेजेस बिटवीन 1
October 2023 minus sales between, sorry, purchases between 1st October 2023 and 4th October 2023 minus sales between 1st October 2023 and 4th October 2023 is equals to stock at 4th October 2020। 30 सितंबर में जो भी चीजें आपके पास पड़ी हुई थी, अगर आप उसमें जमा कर देते हो टैली और 4 अक्टूबर के बीच में जो चीजें खरीदी है और माइनस कर देते हो टैली और 4 अक्टूबर के बीच में जो चीजें बेची है, तो आपके पास 4 अक्टूबर वाली चीजें आ जानी चाहिए। अब हमने पहली और 4 अक्टूबर के बीच में चीजें खरीदी कितनी, बुलेट नंबर 8 कहता है, बुलेट नंबर 8 कहता है आपने 1850 रुपए की चीजें खरीदी। अच्छा, 4 अक्टूबर को कितनी इन्वेंट्री थी? 4 अक्टूबर को बुलेट नंबर 7 कहता है कितने इन्वेंट्री गिनी थी, और वहां पर इन्वेंट्री 14,422 हुई थी। अच्छा, पहली और 4 अक्टूबर के बीच में मैंने जो इन्वेंट्री बेची वो कितने की बेची? सवाल जो है 34 यूनिट की बेची। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर ये जो 3400 लिखा हुआ आ रहा है ना, 3,400 रुपये लिखा हुआ आ रहा है सेल्स का, ये सेलिंग प्राइस पर वैल्यू देता है। इन्वेंट्री मेजर होती है कॉस्ट प्राइस पर, इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस पर मेजर नहीं होती है, इन्वेंट्री कॉस्ट प्राइस पर मेजर होती है। तो सर इसका क्या करें? रेशियोज वाली टेक्निक अप्लाई कर लो। देखिए आपके पास बुलेट नंबर 2 में लिखा हुआ था ऑल सेल्स आर मेड एट और मार्कअप ऑफ 25%। मैं हर चीज 25% के मार्कअप के बाद बेचता हूँ। हर चीज में 25% कॉस्ट में 25% मुनाफा जमा कर कर और फिर बेचा करता हूँ। या अगर कोई चीज 100 की खरीदता हूँ, अगर कोई चीज 100 की खरीदता हूँ, अगर कोई चीज 100 की खरीदता हूँ तो इसमें प्रॉफिट कितना ऐड करता हूँ? 25 रुपए। हर 100 में 25 रुपए प्रॉफिट ऐड करता हूँ और उसको बेचता कितने का हूँ? 125 में। ठीक है जी। अगर कोई चीज मैं 100 की खरीदता हूँ तो इसमें 25 रुपए का मुनाफा ऐड करता हूँ और उसको 125 में बेचता हूँ। अगर कोई चीज मैं 100 की खरीदता हूँ तो उसमें 25 रुपए का मुनाफा ऐड करता हूँ और उससे 125 रुपए में बेचता हूँ। अब इन रेशियोज की मदद से देखिए आपके पास जो है ना 3,400 रुपए सेलिंग प्राइस दी गई है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में फर्क होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि एक चीज कितने रुपए में बेच रहे हो, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि एक चीज कितने रुपए में खरीद रहे हो। तो आपको जो 3,400 दिया गया ना वो आपको सेलिंग प्राइस दी गई है। अब ये 125 ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको कॉस्ट मिली है तो 3,400 को 125 से करो डिवाइड, 3,400 125 से डिवाइड करो। 3,400 125 हिस्से रिप्रेजेंट करता है। 3,400 को 125 से डिवाइड करोगे तो हिस्से की वैल्यू आएगी और मल्टीप्लाई करते हो 100। कितना होता है? 3,400 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये बनता है 270। इसका मतलब कि जो आपने 3,400 रुपए की चीजें बेची हैं, इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 2,720 रुपए होगी। आपने ये चीजें 2,720 रुपए में खरीदी होगी। 2,720 रुपीज में ये चीजें खरीदी होगी। 2,720 रुपए में ये चीजें खरीदी होगी। या आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो, 2,720 की ये चीजें खरीदी, किसी का 25% ले लेते हैं क्योंकि लिखा हुआ सवाल में मास्टर। तो क्या हम 2,720 और 25% 2,720 को देखिए 680 मतलब उनको ऐड करते तो प्रॉफिट तो आता है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इस इक्वेशन में हमारी सारी इंफॉर्मेशन फिट करने की बारी है। स्टॉक एट 30 सितंबर 2023 हमें नहीं पता, एक्स2 प्लस परचेजेस बिटवीन 1st अक्टूबर एंड 4th ऑफ अक्टूबर, पहली और 4 अक्टूबर के बीच में मैंने 1850 की चीजें खरीदी, माइनस सेल्स बिटवीन 1st अक्टूबर एंड 4th अक्टूबर, पहली और 4 अक्टूबर के बीच में जो मैंने चीजें बेची है उसकी जो कॉस्ट है 2720 है, इज इक्वल्स टू स्टॉक एट 4th ऑफ अक्टूबर, 4 अक्टूबर का 4th ऑफ अक्टूबर का स्टॉक है वो आ जाएगा। और 4th अक्टूबर का स्टॉक मुझे ऑलरेडी दिया हुआ था और वो था 14,400। तो एक्स प्लस
1850 यानी कि जो परचेजेस हैं माइनस सेल्स जो कि 670 है इज इक्वल टू 14,400 रुपए की इक्वेशन है। अब अगर हम एक्स की वैल्यू ढूंढें तो पहले तो 1850 माइनस 270 ये बता माइनस का 870 दूसरी साइड पर जाएगा ऐड होगा 1440 प्लस 870 ये आना चाहिए आपका 153। एक्स की जो वैल्यू आती है ना वो है 1527 यानी कि आपके पास 30 सितंबर वाले दिन आपके पास 30 सितंबर वाले दिन जो इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी आपके पास 30 सितंबर वाले दिन जो इन्वेंट्री मौजूद होगी वो 15,270 रुपए की होगी। आप इसको यूँ भी देख सकते हैं आप कि 30 सितंबर 2023 वाले दिन मेरे पास 15,270 की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। फिर मैंने पहली अक्टूबर और 4 अक्टूबर के बीच में जो चीज़ें खरीदी वो 1850 थी। पहली अक्टूबर और 4 अक्टूबर के बीच में जो चीजें बेची उसकी जो कॉस्ट थी वो 270 थी जो चीज बेची तो बताई। तो 4 अक्टूबर वाली जो इन्वेंट्री सवाल में दी थी है क्या उससे मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैं इसको देखता हूँ तो देखो 14,400 मैच कर। ये मैंने क्यों किया कि मैंने इसलिए किया ताकि आपको ये प्रूव कर सकूँ कि जो सवाल में 14,400 है तो फिर हमने रिवर्स वर्किंग कर इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे ढूंढी। जहाँ तक आपके सवाल का पार्ट ए पूरा होता है एक अच्छे से आपने अपने पास लाजमी तौर पर नोट करना है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखने को मिली है। मार्जिन मार्केट के लिए सेपरेट जो वीडियो है मेरे चैनल पर मुझे दे दी। अब अगला पार्ट है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30th सितंबर 2023 यूजिंग स्टेज प्रोवाइडेड और बेस्ड ऑन द स्टेज हमें चाहिए नहीं हम अपनी शीट पर अक्सर है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है उसमें सबसे पहली चीज जो उसकी होती है ना वो होता है सेल्स रेवेन्यू। अच्छा बुलेट नंबर 3 में लिखा था ऑल सेल्स एंड परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट। जितनी भी सेल्स और परचेजेस होती है वो क्रेडिट पर होती है। एक इन्फॉर्मेशन ये आ गई कि भाई सेल्स सारी क्रेडिट पर होती है। Bullet number 4, the balance of trade receivables at 30th September 2023 was 3650। Receivables वो लोग होते हैं जिनको क्रेडिट पर चीजें बेची जाती है उनका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है ये भी सेल्स से किसी तरह से ताल्लुक रखता है। बुलेट 5 सेल्स से ताल्लुक नहीं रखता। बुलेट 6 भी सेल्स से ताल्लुक नहीं रखता। बुलेट 7 इन्वेंट्री है सेल्स से ताल्लुक नहीं रखता। बुलेट 8 जो है वो सेल्स से ताल्लुक नहीं रखता। बुलेट 1 में सेल्स की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सेल्स से रिलेटेड कोई बात नहीं। रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। रिसीवेबल वो दे देते हैं जिनको मैं क्रेडिट पर चीजें बेचता हूँ तो इससे ताल्लुक रखता है। बैंक अकाउंट में रिसीवेबल से पैसे आए ये भी सेल से ताल्लुक रखता है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सेल्स डायरेक्टली नहीं की थी। अलबत्ता अगर मैं रिसीवेबल्स का टी अकाउंट बनाऊंगा अगर मैं रिसीवेबल्स का टी अकाउंट बनाऊंगा ना तो ये बात पूरी हो जाएगी। कैसे बनाएंगे मैं रिसीवेबल्स का टी अकाउंट जरा देखते हैं। हम यहाँ पर रिसीवेबल्स लिखकर अच्छा रिसीवेबल्स कौन हो रिसीवेबल्स मेरे एसेट होता है। रिसीवेबल्स वो लोग होते हैं जिनको मैंने उधार पर चीजें बेची होती है। रिसीवेबल्स वो लोग होते हैं जो पहले चीजें खरीद लेते हैं और बाद में मुझे पैसे देते हैं। रिसीवेबल्स क्योंकि एसेट होते हैं तो उनका बैलेंस ड्रॉ डाउन यहाँ होना चाहिए। अगर मैं रिसीवेबल्स को सेल करता हूँ यानी कि मैं क्रेडिट पर सेल्स करता हूँ तो डबल एटी पास कर देता हूँ रिसीवेबल डेबिट रिसीवेबल्स का अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। यानी कि अगर मैंने रिसीवेबल्स को कोई सेल्स कर दी होती तो वो यहाँ अगर रिसीवेबल मुझे पैसे देते हैं चाहे कैश के फॉर्म में पैसे दे दें चाहे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें तो बैंक अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। यानी कि अगर कोई बैंक से पैसा आ रहा है यहाँ आना चाहिए। अगर रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा तो जनरली रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस वो कैरी डाउन क्रेडिट साइड पर आता है क्योंकि रिसीवेबल एक एसेट है और उसका कैरी डाउन हमेशा क्रेडिट साइड का या डाउन हमेशा डेबिट साइड पर आना चाहिए तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आएगा। अच्छा रिसीवेबल्स के बारे में क्या क्या दिया है रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ ये लिखा हुआ है बैलेंस एट 1 अक्टूबर 2023 1 अक्टूबर 2023 यानी कि साल के शुरू में तो साल के शुरू में रिसीवेबल्स का बैलेंस 4570 आ गया ये दिया हुआ है। अच्छा कैरी डाउन बैलेंस यानी कि क्लोजिंग बैलेंस साल के आखिर का बैलेंस तो ये भी हमें दिया हुआ था। बुलेट नंबर 4 में द बैलेंसेस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट 20 सितंबर 2023 वाज 3650 ये भी हमें दिया हुआ है।
अच्छा, अगर रिसीवेबल्स पैसा देते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। क्या कोई पैसा मिला है रिसीवेबल से? अगर हम समथिंग का बैंक अकाउंट देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा था रिसिप्ट ट्रेड रिसीवेबल्स 55390, रिसीवेबल से 55390 पैसा आया है। तो सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट की जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है या बेसिक चीजें हैं उसको देखते हुए मुझे जो लग रहा है कि मुझे जो वैल्यू नहीं पता, जो सेल्स की वैल्यू है, हमारे पास ड्रॉ डाउन है, कैरेट डाउन है, बैंक बैलेंस है, सेल्स की वैल्यू हम बैलेंस जगह से ले सकते हैं। हमारी क्रेडिट साइड से भी कंप्लीट है तो क्रेडिट साइड का टोटल लिखा जो डबल लाइन में आता है इतना ही टोटल यहाँ पर भी आना चाहिए। अब ये ऐसा बैलेंस फिगर ऐसा आएगा कि अगर ये वाला टोटल 59040 होना चाहिए और ऊपर 4540 लिखा हुआ है, इसका मतलब सेल्स की वैल्यू 54,540। ये हमने एज अ बैलेंसिंग फिगर सेल्स की वैल्यू ढूंढी, हमें दी भी नहीं थी। लेकिन हमने सवाल जब लिखा हमें ये नहीं मिली तो हमने ये लिखा कि और क्या चीजें दी हुई है, रिसीवेबल से रेलेवेंट सारी चीजें दी हुई थी, उसको इस्तेमाल करा, रिसीवेबल्स का टी अकाउंट बनाया। जब उसका टी अकाउंट बनाया तो हमें सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये भी बहुत अच्छी एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट होता है। तो आप ये रिसीवेबल्स का टी अकाउंट बनाना राजनी सीखे, रिसीवेबल एसेट है, ड्रॉ डाउन डेबिट पर कैरी डाउन क्रेडिट पर सेल्स होगी तो डेबिट होगा, और अगर ये पैसे देंगे तो वो क्रेडिट। सेल्स की वैल्यू आ गई, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, उसमें सबसे पहले सेल्स आती है। सेल्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, ये एक्सेल फाइल की आपके बच जाएगी। आप सब मुझसे मांग सकते हैं, मैं अपना नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर दूँ, 0345330। व्हाट्सएप करिएगा +923053086316। ठीक है जी। पेज की वैल्यू कितनी? पेज की वैल्यू के बाद हम लेस कर देते हैं यहाँ पे क्या चीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है, अमूमन आपके पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक में आप परचेजेस को ऐड कर देते हो, क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस कर देते हो। ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक आपके सवाल में दिया हुआ था, जो आपके पास फर्स्ट सिलेंडर की इन्वेंट्री दी है 1:0:0। परचेजेस यानी कि ड्यूरिंग द ईयर चीजें जो खरीदी। अच्छा, अब यहाँ पर वापस से सवाल कहता है ऑल सेल्स एंड परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट। जितनी भी चीजें खरीदी या बेची जाती है वो क्रेडिट पर होती है। और अगर क्रेडिट पर होती है तो अब मुझे बनाना पड़ेगा पेबल्स का डी अकाउंट। पेबल्स या ट्रेड पेबल्स वो मुझे दे जिनसे मैं उधार पर चीजें खरीदता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्टली मुझे जो परचेजेस है वो नहीं दी हुई है, तो मैं यहाँ पर पेबल्स का डी अकाउंट बनाता हूँ। आप लोग देखते रहिएगा कि ये डी अकाउंट जो है इसमें क्या क्या होगा। पेबल अकाउंट बन रहा है। इसमें आपके पास यहाँ पर बैलेंस ड्रॉ डाउन आता है। अगर आप कोई चीज खरीदते हो, अगर कोई चीज पेबल से यानी कि क्रेडिट पर खरीदते हो तो उसकी डबल एंट्री जो होती है वो होती है परचेजेस डेबिट, और पेबल्स का अकाउंट क्रेडिट यानी कि परचेजेस यहाँ आ जाती है। अगर आप पेबल्स को पेमेंट करते हो, पैसे देते हो, पैसे रीपे करते हो, वापस से देते हो उनको पैसे, इनके मतलब कोई उधार दिया था वो चुकाते हो, तो पेबल्स एक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। बैंक में पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, लिहाजा बैंक यहाँ आएगा। और क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है तो इसका बैलेंस कैरी डाउन जो है वो इस प्रकार है। ठीक है जी। अगेन आप देखिए कि क्या इन चार में से क्या चीजें आपको दी गई। तो बैलेंस एट फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 2022 बिजनेस या ट्रेड पेपर्स का ओपनिंग बैलेंस 3840 मालूम है। ये वैल्यू आपको मालूम है 3840। जो बैलेंस ड्रॉ डाउन है या जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको प्रोवाइडेड है 3840। अच्छा जी, और क्या चीजें भाई? अगर हम बैंक अकाउंट को देखते हैं तो कहीं पेबल्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है 4620, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर इनको 46280 की पेमेंट दी। तो अगर मैंने 46280 की पेमेंट करी होगी, 46280 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, क्या इनका कोई क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है? मिलना पड़ेगा। अच्छा, ऑल ऑन करेंट एसेट डेवलपमेंट
लेना was unable to physically count these stocks. They may be much generally research, business assessment, previous research. अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ था, होल सेल मेड ऑन क्रेडिट नहीं, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई, इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन शायद आपको नहीं दी हुई है कि जिससे आपको जो है ना वो आप अपना पेमेंट का जो अकाउंट है वो बना सकते। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन हमें यूँ समझ में आ रहा है कि भाई वेरिएबल्स की क्लोजिंग जो वैल्यू है, ये क्लोजिंग वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। चलो कोई मसला नहीं है, हम इसको अकाउंट यही करते हैं और हम आगे आते हैं। हमें जो चीजें दिखी है वो कोटिंग कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक पता है, तो कोई पता है ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक पता है, बिल्कुल पार्ट ए में हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर किया था। जिस इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है 15,270, 15,270, जो भी हमें पता है 15,270। अच्छा, होता क्या है कि ओपनिंग स्टॉक में परचेजिंग ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बेच हो जाता है। एग्री है, तो ये अमाउंट हमें पता है। और प्रॉफिट बेच जब हम माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कोई मसला नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अब सुनिएगा जरा गौर से, आपको सेल्स पता कितनी, 54,500, और आपको सवाल ने मार्कअप बताया था 20, मार्कअप बताया था 25%। मार्कअप का मतलब क्या था, मार्कअप का मतलब ये था कि अगर कोई 100 की खरीदता हूँ, अगर कोई 100 की खरीदता हूँ तो उसमें मैं 25 रुपए का मुनाफा रखकर और उसको बेचता कितने में हूँ, 125 रुपए में बेचता हूँ। ये रेशियो हमने बनाया था, ये रेशियो वाला मेथड है ना, आपने एक रेशियो डेवलप कर दिया। 25% ये मार्कअप का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज आपकी खरीदी जाती है तो उसमें 25% का मुनाफा या प्रॉफिट ऐड करके उसको 125 में बेचा जाता है। अब आपको 54,500 की सेल्स पता है, आपको 54,500 की सेल्स पता है। ये 125 इससे है क्योंकि ये सेल्स है, तो आप 100 इससे जो भी चीजें आपने बेची है इसकी कॉस्ट क्या होगी ये मालूम कर सकते हो बिल्कुल। 54,500 क्योंकि 125 सकते हैं तो इसको 125 से करेंगे डिवाइड और इसको 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। 43600, यानी कि जो चीजें आपने 54,500 की बेची हैं, जो चीजें आपने 54,500 की बेची हैं, वो आपने खरीदी कितने में होंगी, वो आपने खरीदी 43,600 में होंगी। आपने 54,500 को 125 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर कोई चीजें मैंने 43,600 की खरीदी हो और मेरा जो प्रॉफिट होगा इसका 25%, तो मेरी सेलिंग प्राइस 54,500 की बनेगी। इसका मतलब ऑल्दो मुझे परचेजेस अभी नहीं पता, इसका मतलब ऑल्दो अभी परचेजेस मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 43,600, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 43,600। मैंने कैसे निकाला, सेल्स रेवेन्यू और मार्कअप की मदद से, सेल्स रेवेन्यू और मार्कअप की मदद से मैंने अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करो 10,000 और माइनस। अच्छा, एक और चीज हमें ये भी मालूम है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक 12030 है, परचेजेस मुझे मालूम नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 15,270 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आया हुआ है वो 3600 आया हुआ है। हम इससे परचेजेस मालूम करते हैं, 12030 माइनस 15,270, ये बनता है माइनस में 3240, राइट साइड में जाकर ऐड हो जाएगा 4670 प्लस 3240, तो 46840 की मेरी परचेजेस आ रही है एज अ बैलेंस शीट। 46840, ठीक है जी। तो ये किस तरह से आपने यहाँ पर 46840 की परचेजिंग ढूंढ ली है, आपने रिवर्स सर्चिंग करी है, आपने रिवर्स सर्चिंग करी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मालूम हो गया था, जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम हो गया तो आपने उसके जरिए, उसकी इक्वेशन के जरिए अपनी परचेजिंग को मालूम किया है।
एक और बात, जब परचेजेस मालूम हो गई तो पेबल्स का टीएलएम हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। परचेजेस हमें मालूम हो गई 46840 की। जब परचेजेस 46840 की मालूम हो गई है तो पेबल्स के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी निकल जाएगा, कहीं हमें अगर काम आ रहा है अभी। ये हमने टोटल में से माइनस कर दिया बैंक वाला अमाउंट 240 जो हमारा पेबल का bill। ठीक है जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस के बारे में इसमें क्या लिखा था, इससे मुझे था इंश्योरेंस, लाइटेनिंग और लॉस ऑन डिस्पोजल के जो एक्सपेंसेस मेंशन कर दिए थे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसमें उसमें मेरा इंश्योरेंस का खर्चा है, लाइट एंड हीट का खर्चा है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स है 2720, 3880 और 120। ठीक है जी, और कोई खर्चा देखते हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन ना, पॉइंट 6 में लिखा था ऑल नॉन करंट एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम यूजिंग दी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जितने भी आपके नॉन करंट एसेट्स है उन पर 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो हमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी सारे एसेट्स को। हमारे पास सवाल में यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, देखिए ये 22,180 रुपए के जो है ना ओपनिंग नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं, ओपनिंग साल के शुरू में। लेकिन अगर कोई एसेट मैंने बेच दिया है तो इसके तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास देखिए लिखा हुआ है ऑल नॉन करंट एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। लेकिन पॉइंट 5 में लिखा हुआ है देयर विल नो एडिशन टू नॉन करंट एसेट ड्यूरिंग द ईयर। कोई नॉन करंट एसेट कब्जा नहीं है, हालांकि आपने एक नॉन करंट एसेट बेचा है, पर आपको कैसे पता हमने बेचा है, क्योंकि इसका लॉस एंड डिस्पोजल आ रहा है, लॉस और डिस्पोजल आ रहा है। तो सर हमने जो एसेट बेचा होगा उसकी वैल्यू कैसे आएगी, देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज भी की आ रही है, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट 860, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट 860 आ रहा है, लॉस और डिस्पोजल 120 आ रहा है। जरा यहाँ पर हम नॉन करंट एसेट से रिलेटेड लेना तो सावधान करते हैं। नॉन करंट एसेट क्या क्या दिया हुआ नॉन करंट एसेट के बारे में, ओपनिंग दिया हुआ, ओपनिंग एट 180, ओपनिंग 180। ठीक है जी, और क्या दिया हुआ, और आपको दिया हुआ है कि जो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट से बैंक में पैसा है 860, जो रिसिप्ट कितनी है, जो बैंक में पैसा आया है, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान जो आपने नॉन करंट एसेट बेचा उससे जो पैसा आया वो 860 मिल गया था। और आपको एक और चीज दी गई है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, जो आपने एसेट बेचा उसके डिस्पोजल से जो आपको नुकसान हुआ वो 120। अच्छा, अब देखिए अगर आपको 120 का नुकसान हुआ नॉन करंट एसेट्स की चैप्टर पर, अगर आप वापस जाते हैं तो लॉस या गेन और डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम दो चीजों को कंपेयर करते थे, नेट बुक वैल्यू कितनी है और प्रोसीड यानी कि पैसे कितने हैं। मिसाल के तौर पर एक एसेट है जिसकी नेट बुक वैल्यू 500 है, मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू 500 रुपये आ रही थी और मैंने उसको 400 का बेचा, तो मैं कहता था कि लॉस और डिस्पोजल 500 वाली चीज 400 में बेची। मिसाल के तौर पर नेट बुक वैल्यू 500 वाली चीज थी और मैंने जब चीज बेची तो मैंने 750 में बेची, तो मैं कहता था गेन ऑन डिस्पोजल, क्योंकि मुझे इस चीज को बेचकर 250 रुपये हासिल हुए, 250 रुपये मेरे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे ये लिखा हुआ है कि भाई लॉस ऑन डिस्पोजल है, लॉस ऑन डिस्पोजल है 120 का, चीज बेचकर 120 रुपये का नुकसान है, चीज बेचकर 120 रुपये का नुकसान है। दूसरा प्रोसीड दी हुई है, यानी कि ये जो चीज आपने बेची है ना ये 860 की, 860 इसके बदले पैसे आए, तो ये चीज कितने की होगी, क्या 860 से सस्ती होगी, नेट बुक वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। सर अगर लॉस हुआ है तो नेट बुक वैल्यू ज्यादा होगी, नेट बुक वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब नेट बुक वैल्यू होगी
नेट बुक वैल्यू होगी, तो मैंने का एडिशन यानी कि 980। 980 से नेट बुक वैल्यू वाली चीज मैंने 860 में बेची होगी, तभी मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ होगा। 980 के नेट बुक वैल्यू वाली चीज 980 की नेट बुक वैल्यू वाली चीज जब मैंने 860 में बेची होगी, तभी मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मैं अगर इस तरह से कहूँ कि भाई ओपनिंग नॉन करेंट एसेट कितने के थे, ओपनिंग नॉन करेंट एसेट यानी कि साल के शुरू में नॉन करेंट एसेट 22,180 के थे। इसमें ऐड करके कोई एडिशन, कोई परचेजेस, कोई नॉन करेंट एसेट खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर, कुछ नहीं खरीदा है। अच्छा, जो एसेट बेच दिया उसकी उसकी नेट बुक वैल्यू माइनस कर दो, बेस्ट सेल या डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट। तो बिल्कुल सर, आपने एक नॉन करेंट एसेट बेचा है, जो नॉन करेंट एसेट आपने बेचा है, जो नॉन करेंट एसेट आपने बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी ना, वो 980। इसका मतलब ये हो गया कि 22,180 रुपए की चीजों की जमा 1 रुपए की चीज की नहीं खरीदी, माइनस 980 की नेट बुक वैल्यू वाली चीजें बेची 21,000 और 2। अच्छा, ये जो मूवमेंट मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं नॉन करेंट एसेट की मूवमेंट बना रहा हूँ बेस्ड ऑन नेट बुक वैल्यू। दो मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के चक्कर में, दो मेथड्स होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप नॉन करेंट एसेट के क्लियर अकाउंट बनवाते हो कॉस्ट के अलग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अलग। और एक तरीका वो होता है कि जिसमें आप कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक सिंगल टी अकाउंट बनाते हो। यहाँ पर अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम एक सिंगल टी अकाउंट बना रहे हैं। देखिए, मैं जरा यहाँ पर एक चीज बता दूँ। एक मेथड होता है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 ये होता है कि जिसमें आप जो है ना वो नॉन करंट एसेट्स का एक अकाउंट बनाते हो उसकी कॉस्ट का, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलहदा बनाते हो। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 एक और जो मेथड होता है उसमें आप नॉन करंट एसेट्स का एक सिंगल नेट बुक वैल्यू वाला अकाउंट बनाते हो। मेथड नंबर 2 के अकाउंट का अगर मैं आपको फॉर्मेट बताऊं, ये दो मेथड होते हैं, याद रखिएगा। मेथड नंबर 2 का अगर मैं टी अकाउंट का आपको फॉर्मेट बना कर दूं, तो कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास इसी अकाउंट में डिस्पोजल वगैरह सारी चीजें आ रही होती है, सारी चीजें नेगेटिव वैल्यू में रहती है। इस तरह का फॉर्मेट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जो है ना वो नॉन करंट एसेट्स का अगर नेट बुक वैल्यू वाला टी अकाउंट होगा, तो यहाँ पर बैलेंस ड्रॉ डाउन आएगा क्योंकि ये एक एसेट है, एसेट का ड्रॉ डाउन यहाँ पर आता है। नेट बुक वैल्यू आएगी, नेट बुक वैल्यू। ठीक है, बैलेंस ड्रॉ डाउन जो आएगा ना उसकी नेट बुक वैल्यू आएगी। कोई चीज अगर खरीदी है, परचेज करी है, नॉन करंट एसेट्स का अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, यहाँ आएगा। कोई चीज अगर बेची है, कोई चीज अगर बेची है, तो जो चीज बेची है ना डिस्पोजल अकाउंट में उसकी नेट बुक वैल्यू चली जाएगी, नेट बुक वैल्यू चली जाएगी। और अगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी, और फिर बैलेंस टेयर इट डाउन है। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल में हमारे पास साल के शुरू में जो नॉन करेंट एसेट्स थे 22,180 के थे, कोई नया नॉन करेंट एसेट हमने नहीं खरीदा। जो नॉन करेंट एसेट्स हमने बेचे, जो नॉन करेंट एसेट्स हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए, वो हमने नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ करे हैं 980 के नेट बुक वैल्यू। सर कॉस्ट क्यों नहीं लिख रहे हो? मेथड नंबर 1 में जब आप डिस्पोजल करते हो तो कॉस्ट हटाते हो, मेथड नंबर 2 में जब आप नॉन करंट एसेट्स का नेट बुक वैल्यू वाला अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर भी डिस्पोजल पे नेट बुक वैल्यू लेकर जाते हो, और फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगी। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे आएगी? जब 21,200 रुपए की ये आपके पास नॉन करंट एसेट्स बचे डिस्पोजल के बाद, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? लिखा था ऑल नॉन करंट एसेट्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 8% per annum using the reducing balance method। तो डेप्रिसिएशन रेट 10% है। 21,200 का आप लेने का 2100 और 2120 आपकी यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। जब 2120 रुपये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई तो अब आप बैलेंस ड्रॉडाउन जो अकाउंट निकाल सकते हो, या आपके पास जो है वो आ जाएगा
22,180 में से ये दोनों वैल्यू माइनस करें। 19,080 आपका जो है ना वो नॉन करंट एसेट्स का अमाउंट होगा। डेप्रिसिएशन का आएगा 2120। चलो जी यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आएगी? डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी 2120। और फाइनली अब मेरे पास ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल आ गया 8840 और नेट प्रॉफिट आ गया मेरा नेट। ठीक है जी, अच्छे से देखना है सवाल को। तो ये नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया है, यानी कि पार्ट नंबर जी हो गया हमारा। अब पार्ट की क्या? प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इस तरह की सारी चीजें आती हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी के जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उनकी मैट्रिक्स। सर नॉन करंट एसेट्स कौन से? भाई उसकी तो हमने अभी अभी वर्किंग करी था। नॉन करंट एसेट्स का टी अकाउंट बनाया, उसका क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो हमने निकाल दिया। और वो कितना आ रहा है? 19,080। ठीक है जी। तो नॉन करंट एसेट्स तो आपके डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं पूरे 19,080। ठीक है जी, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के बाद क्या आएंगे सर? नॉन करंट एसेट के बाद आप करंट एसेट लिखते हैं। करंट एसेट में क्या क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आता है, इन्वेंट्री मेरा एसेट है। इन्वेंट्री की क्लोजिंग अगले के आखिरी दिन वाली वैल्यू आती है, तो इन्वेंट्री आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री जैसे से करी, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, पार्ट ए में भी कैलकुलेट करी थी, ऊपर भी लिखी थी है 15,270। रिसीवेबल्स की वैल्यू आएगी। रिसीवेबल्स मेरा एसेट है। रिसीवेबल्स की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो रिसीवेबल्स का टी अकाउंट बना था, कैरी डाउन ड्रॉ डाउन कितना आ रहा है? बैलेंस ब्रॉट डाउन ये हमारा आ रहा है 3650। तो रिसीवेबल्स आ जाएगा, रिसीवेबल्स 3650 का है। अच्छा, उसके बाद क्या और कोई चीज आएगी? बड़ा इंटरेस्टिंग से सवाल है। ठीक है, आपके पास जो है ना आपके पास अब एक्चुअल एंड फ्री पेमेंट्स का चैप्टर आ रहा है इस सवाल में। वो कैसे आ रहा है? ठीक है, आपके पास पहली अक्टूबर वाले दिन लाइट एंड हीट का एक अदर टेबल जा रहा है। जरा जरा लाइट एंड हीट पर तवज्जो दो। लाइट एंड हीट का ओपनिंग अदर टेबल आ रहा है 210। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पिछले साल का बिल है 210 का, जो तुमने पे नहीं करा। टेबल का क्या मतलब होता है? पे करना। टेबल का क्या मतलब होता है? मेरी लायबिलिटी है। तो ये 210 पिछले साल का बिल है, 210 पिछले साल का बिल है जो तुमने अभी तक पे नहीं करा। इस साल पे करोगे फिर करेंगे, तो ये चीज ये दिमाग में रखना। अच्छा, उसके बाद फिर लाइट एंड हीट ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया? 3,510। 3,510 रुपए का लाइट एंड हीट का बिल पे करा। कैसे दिए? ये दूसरी चीज याद रखना लाइट एंड हीट की। तीसरी चीज बुलेट नंबर 1 में लिखी गई थी कि इस साल का जो एक्सपेंस फॉर द ईयर है, यानी कि जितने रुपए की बिजली, जितने रुपए का लाइट एंड हीट हमने इस्तेमाल किया है वो 3,880 रुपए। ये टूअर्स एंड प्रीपेमेंट का जब जिससे किया है उसको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब जरा देखिए, मैं लाइट एंड हीट की वर्किंग करता हूँ। लाइट एंड हीट ओपनिंग लाइबिलिटी थी। बिल्कुल सर, ओपनिंग लाइबिलिटी थी। पिछले साल का एक बिल पेंडिंग था, हमने पेमेंट किया, कितना था? 210। अच्छा, फिर करंट ईयर का एक्सपेंस भी था। बिल्कुल सर, इस साल भी लाइट और हीट इस्तेमाल करी, और इस साल 3,880 रुपए की लाइट और हीट इस्तेमाल करी मजीद। एक तो पिछले साल के 210 नहीं भरे थे, एक तो पिछले साल के 210 नहीं भरे थे, फिर इस साल 3,880 रुपए की मजीद बिजली, लाइट एंड हीट इस्तेमाल करी।
तो टोटल मुझे अब कितना पे करना है? 4,090 पे करना है, 4,090 पे करना है। पिछले साल के 210, और इस साल बिजली से मालदारी 3,880 रुपए की, तो टोटल 4,090 का अमाउंट मुझे पे करना है। अच्छा, बैंक से पेमेंट कितनी हुई है इस बार? बैंक से मैंने पेमेंट करी है 3,510 रुपया। तो देखिए 4,090 अब आपको टोटल पे करने थे, ठीक है ना। 4,090 का कुछ ऐसे पैसे जो पिछले साल के पे करने थे, बकाया वो पैसे हैं जो इस साल आपने बिजली इस्तेमाल करी उसका बिल है। लेकिन अगर आप 4,090 में से सिर्फ और सिर्फ 3,510 रुपये पे कर रहे हो, तो अब वापस आपके पास एक क्लोजिंग लायबिलिटी आ रही होगी। और वो क्लोजिंग लायबिलिटी क्या होगी? 580। बात समझ में आ रही है? 210 पिछले साल का पैसा, इस साल 3,880 की मजीद मजीद बिजली इस्तेमाल करी, 2019 पे करना, 2019 में से 3,510 रुपये पे कर रहा हूँ। तो बकाया अभी भी 510 रुपये मुझे पे करने होंगे। तो ये साल की लाइबिलिटी है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास एक अदर रिसीवेबल इंश्योरेंस का आ रहा है। अब ये रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब होता है पिछली बार ज्यादा पे कर दिया था। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? पिछली बार ज्यादा पे कर दिया। पिछली बार मैंने 480 रुपये ज्यादा पे कर दिए थे, बोला था कि अब मैं इस साल जब इंश्योरेंस इस्तेमाल करूंगा तो उसको एडजस्ट कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखना है। इस साल इंश्योरेंस कितनी पे करी? इस साल इंश्योरेंस का 25,060 रुपीज पे करी। 25,060 रुपीज, सॉरी 25,060 रुपीज मजीद पे करी। और इस साल इंश्योरेंस का खर्चा कितना था? 27,080। अब जरा इंश्योरेंस की बात करें। इंश्योरेंस का इस साल का एक्सपेंस कितना? इंश्योरेंस का इस साल का एक्सपेंस है 2720। इंश्योरेंस का इस साल का इंश्योरेंस का इस साल का एक्सपेंस है 2720। हमारा इंश्योरेंस का एक ओपनिंग एसेट भी था। ओपनिंग एसेट यानी कि पिछले साल जो ज्यादा पैसे पे करे हुए थे। अदर रिसीवेबल इंश्योरेंस का 480 मतलब ये है कि पिछले साल मैंने 480 रुपये इंश्योरेंस के एक्स्ट्रा पे कर दिए थे। बोला था रख लो, पिछले साल ज्यादा पे कर दिए रही है। इस साल का ओपनिंग बैलेंस है ना, मैंने पिछले साल ज्यादा पे किए हुए, और बोला था कि इस साल में एडजस्ट करना है। तो जब 2720 रुपये का बिल आया, मैंने बोला भाई 480 पिछले साल ज्यादा पे किए थे ना, पहले वो तो हटा दो। उसे बोला हाँ सही बात है, 2720 का आपने बिल आया, 480 आपने पहले ज्यादा पे कर दिए थे। अब आप मुझे 2240 रुपये दे दें, आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा। मैंने ना 2240 क्या मांगते हो, मैं तुम्हें 2560 देखा है। मैं तुम्हें 2560 दे रहा हूँ। यानी कि मैंने बैंक से देख लिए 2560 रुपये। तो पे करने थे 2240 रुपये। अगर मैं 2560 पे कर रहा हूँ तो मैंने 320 एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं। अगेन ये मेरा क्लोजिंग एसेट होगा, ये मेरी एक फ्री पेमेंट होगी। ये वो पैसे हैं जो इस साल में ज्यादा पे कर रहा हूँ, अब अगले साल में इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो एक फ्री पेमेंट है इंश्योरेंस की, और वो 320 रुपये है। और इस हिसाब से आपकी जो टोटल करंट एसेट बनते हैं वो 19,340 है। ठीक है, तो हम टोटल एसेट्स पर आ जाते हैं। तो आपकी जो टोटल एसेट्स है, अब वो आ गए नॉन करंट और करंट में मिलाकर 38,320। आपको पता है कि कंपनी की टोटल एसेट्स एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, कैपिटल की तरफ अगर हम जाएंगे ना, तो देखिए कैपिटल में क्या होता है कि एक होता है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब ये है कि साल के शुरू में, साल के पहले दिन का जो कैपिटल है उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड होता है। इस साल जो कमाया मुनाफा वो उस कैपिटल में ऐड होगा, उस ओनर के कैपिटल में मनी बढ़ाएगा। और अगर कोई ड्राइंग है यानी कि ओनर कोई पैसे धन लेकर गया तो वो माइनस कर देंगे। और फिर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। अब इस सवाल में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया, लेकिन आपको मालूम है कि ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी से कैपिटल आ जाए। तो आप देखोगे कि साल के पहले दिन कंपनी के जितने भी एसेट्स थे, उसमें से साल के पहले दिन कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी थी उनको अगर मैं माइनस कर दूँ, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज,
एट 1 October 2022 तो कंपनी का कैपिटल आ जाएगा। अब हम और एसेट्स की पहले तो बात करते हैं, क्या क्या एसेट्स है। सर इन्वेंट्री एसेट है, कितना है 12030, 12030 लाख। नॉन करेंट एसेट तो कैरिंग वैल्यू एसेट है, 22180, 22180 लाख। अदर पेएबल लायबिलिटी, इसको अभी छोड़ देते हैं। अदर रिसीवेबल 430 एसेट एट। ट्रेड रिसीवेबल्स 4543 एसेट एट द रेट। और कोई एसेट शुरू के साल के दिन में नहीं। अब सारी लायबिलिटी माइनस कर देंगे। लायबिलिटीज क्या क्या है, इन्वेंट्री एसेट है, नॉन करंट एसेट एसेट है, अदर पेएबल्स में से 10 लायबिलिटी या माइनस कर देंगे। अदर रिसीवेबल्स एसेट है, ट्रेड पेएबल्स 3840 है, लायबिलिटी या माइनस कर देंगे 3840। ठीक है। अच्छा, समरी ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक का जो अकाउंट बनाना है ना, इसमें आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस यानी कि साल के पहले दिन का बैलेंस भी वो लायबिलिटी है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि ओपनिंग आपके पास क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो 150 ये भी माइनस क्रेडिट है। तो ओपनिंग जो है हमारे पास कैपिटल आएगा ना 33960 आएगा। इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड होगा, ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट कमाया है 3060, ठीक है जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड हो जाता है। ड्रॉइंग्स यानी कि अगर ओनर अपने घर कोई पैसे ले गया है वो माइनस हो जाते हैं, और अगर मैं बैंक अकाउंट देखता हूँ तो मुझे ड्रॉइंग 3850 नजर आ रही है, 3850। ठीक है, होता क्या है, साल की शुरू में उन्होंने जितना पैसा था जमा मुनाफा, मुनाफा सारा वो ओनर का होता है, माइनस जितना वो घर ले गया। इससे आपके पास पता चल जाएगा कि साल के आखिर में अब ओनर का कितना पैसा बिजनेस में मौजूद है, और ये आ रहा है 3270। इसके बाद कैपिटल के बाद अब हमारे पास लायबिलिटीज की बारी आती है, तो लायबिलिटीज देखते हैं। लायबिलिटीज कंपनी के पास क्या क्या है। लायबिलिटीज में एक तो देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, क्योंकि बैंक का जो अकाउंट आ रहा है ना, उसका ड्रॉप डाउन जो आ रहा है साल के आखिर में 1170, वो भी क्रेडिट साइड पर आ रहा है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है 1170। और एक हमारे पास पेबल्स थे, पेबल्स कितने आ रहे थे, पेबल्स आ रहे थे, पेबल्स का कैरी डाउन ड्रॉप डाउन जो होगा 44 है, करेक्ट। टेबल्स 44 है, इन दोनों का टोटल कितना नंबर। और अगर मैं कैपिटल और लाइबिलिटी को ऐड करता हूँ, कैपिटल लाइबिलिटी हमारे पास हमारा 320 ठीक है, 170, और ये दोनों 1170 और 3400। अच्छा जी, हाँ एक अदर पेबल की, अदर पेबल है ना। अदर पेबल कैसे, लाइट एंड हीट वाले जो हम यूज है ना, लाइट एंड हीट वाले जो हमने कैलकुलेट किए थे, लाइट एंड हीट वाले भी अदर पेबल है। अदर पेबल जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया कि भाई ये भी हमारी लाइबिलिटी है, तो ये बन रहा है 6150, और ये दोनों टोटल अगर करते हैं तो ये 320। एक बात याद रखिएगा कि टोटल एसेट्स और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी हमेशा मैच करेगी। ये बहुत अच्छा सवाल था, और मैं चाहूंगा कि इसको आप 2 4 बार करें सॉल्व अच्छे से। और इसमें बैंक अकाउंट भी है, पेबल भी है, रिसीवेबल भी है, रेशो भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, फाइनेंशियल पोजीशन भी है, फ्यूल एंड भी है, और डेप्रिसिएशन भी है। अच्छे से करिएगा।